सलाम अक़ीदत उस अज़ीम रहनुमा को कि जिसके अज़्म इस्तक़लाल, फ़हमो फ़रासत और बेमिसाल क़यादत ने तारीख़ का धारा मोड़ा और एक ख़्वाब को हकीकत के रूप में ढाला। ये हस्ती है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो एक शख्सियत नहीं बल्कि एक तहरीक और तारीख़ थे। उनकी आवाज़ ग़ुलामी के सन्नाटे में उम्मीद की गूंज बनी। उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों के सियासी हुकूक की तर्जुमानी की, बल्कि उन्हें एक ऐसे नस्बुल-ऐन के गिर्द मुतहद किया कि जिसकी बुनियाद नज़रिए, कुर्बानी और इंसाफ पर रखी गई। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमजहज शख्सियत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ सहाफ़ी, मुहक्किक, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़, शायर और क़ायद आज़म एकेडमी के साबिक़ डायरेक्टर जनाब ख्वाजा रज़ी हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे मिजाज? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बहुत ठीक। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपका बहुत करम, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क़ायद आज़म के हवाले से बताइएगा कि उनकी शख्सियत में ऐसी कौन सी जो बुनियादी खसूसियात थी जिन्होंने उन्हें बर्रे सग़ीर के जो है एक अज़ीम रहनुमा के तौर पर नुमाया किया। देखिए, जो क़ायद आज़म की शख्सियत थी वो बड़ी, आपने जैसे कहा, हमजहज थी। तो उसमें मुख्तलिफ़ अनासिर थे जिन्होंने उनकी शख्सियत को डेवलप किया ज़्यादा। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो ये थी, एक तो उन्हें वक्त का एहसास था। अच्छा। दूसरी ये कि दयानतदार थे, जुर्रतमंदी थी, सदाकत थी उनके अंदर। और वो उस जुर्रतमंदी और सदाकत की बुनियाद पर जो चाहते थे कर गुज़रते थे, और उसके नताइज जो कुछ वो कहते थे उसके नताइज उनके हक़ में मज़बती आया करते थे हमेशा। जैसे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि शायद आप आगे सवाल भी करें मुझसे वकालत के हवाले से क़ायद आज़म की, तो क़ायद आज़म ने जब वकालत शुरू की तो बड़े नागुफ्ताबे हालात थे उनके। 1896 में उन्होंने रजिस्टर कराया था अपने आप को, ठीक है, बम्बई हाई कोर्ट में। उसके बाद 1900 में जी उनको एक बम्बई प्रेसिडेंसी में एक मजिस्ट्रेट की वैकेंसी खाली हुई। अच्छा। उस वैकेंसी के लिए क़ायद आज़म ने भी अप्लाई कर दिया क्योंकि वकालत कोई ख़ास चल रही नहीं थी। ठीक है। और क़ायद आज़म सिलेक्ट हो गए वहाँ पर। 3 महीने के लिए वैकेंसी थी। 3 महीने के लिए? हाँ, क्योंकि वो एक जस्टिस दावर थे, वो रुखसत पे चले गए थे तो उनकी जगह पर। इस दौरान क़ायद आज़म ने 3 महीने के दौरान 76 केसेस का फ़ैसला किया। 76 केसेस का 3 महीनों के दरमियान? जी हाँ, ये बम्बई की अदालत का उसका रिकॉर्ड था कि कोई इतने फ़ैसले किसी ने नहीं किए। उसमें ही एक फ़ैसला ऐसा था जिससे क़ायद आज़म की जुर्रत, हौसले और कानूनदानी का पता चलता है। वो ये कि एक अंग्रेज़ जो था वो बम्बई की बंदरगाह पे उसका जहाज़ उतरा, वो सेलर था। ठीक। और उसने वहाँ से एक वो लेके तांगा और वो बम्बई के बाज़ार में पहुँचा। तो वहाँ पर जब क्राफ्ट मार्केट थी वहाँ पर पहुँचा वो, तो क्राफ्ट मार्केट के पास उसने तांगे से उतरा, तांगे वाले ने पैसे मांगे। तो अंग्रेज़ तो ना हमारा, जी वो तो वो कहता था ये गुलाम है सारे हमारे। तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। उस तांगे वाले ने हुज्जत की और जाकर एक पुलिस वाला पास खड़ा था, उसे बताया कि ये ऐसा है। पुलिस वाले ने उससे कहा नहीं, ये तो इसकी मजदूरी है, दे दें आप। उस अंग्रेज़ ने नहीं दिया इसके बावजूद। तो और बल्कि उसको पुलिस वाले को उसने मारा बाकायदा, ज़दोकोब किया अंग्रेज़ ने कि तुमने मुझे सलूट क्यों नहीं किया पहले। वहाँ भी वो अपनी, हाँ, वो दिखा रहा है कि मैं, ठीक है। ये मुकदमा क़ायद आज़म के यहाँ पहुँच। क़ायद आज़म ने अपने अदालत में सुना ये मुकदमा, और सुनने के बाद उन्होंने उस अंग्रेज़ को डांटा और उससे कहा किसी को यह हक़ हासिल नहीं है कि जो सन ऑफ द सॉइल है उसको वो इस तरह से हुक्मरानी करे उस पर, और किसी आपको सलूट करने का इसको ऑर्डर नहीं, जो अपनी ड्यूटी है वो करेगा ये। तो इसलिए आपने गलत किया है। इसके नतीजे में आपको जब तक ये ताबरखास्त अदालत, आपको कैद की सज़ा है
और 15 रुपये आप पर जुर्माना मैं कर रहा हूँ उस वक्त। हाँ। ठीक है। तो आप ये सोचें, बम्बई क्रॉनिकल जो सबसे बड़ा उस वक्त बम्बई का अखबार था, उसने ये खबर लगाई थी कि हिंदुस्तान में पहले अंग्रेज़ को सज़ा सुना दी गई। ये उनकी जुर्रत का वो था, और ये आज भी तारीख़ में मौजूद है कि वो कायद आज़म पहले आदमी थे जिन्होंने किसी अंग्रेज़ को उस ज़माने में सज़ा दी, और इसी ने उन्हें आगे चलकर एक बड़ा रहनुमा के तौर पर मुतारिफ़ करा दिया। ये तो मैंने आपसे 1900 की एक बात। जी 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 बिल्कुल। मैं आपसे बताऊं 1946 में जब बहुत शदीद क्राइसिस थे, पॉलिटिकल क्राइसिस थे, उस ज़माने में जो हिंदुस्तान का लॉर्ड वेबल वायसराय था, वायसराय हिंदुस्तान में यानी बादशाह था वो एक तरह से, है ना, तो उसने कायद आज़म को मुज़ाकरात की दावत दी कि आप आएँ वाइसरीगल लॉज में और मुज़ाकरात कीजिए। कायद आज़म गए वहाँ पर। उस ज़माने में लॉर्ड वेबल की बीवी की तबीयत ख़राब थी, अखबारात में ख़बरें छपी थी कि वो अलील हैं। तो कायद आज़म बहुत ही एक अदब व आदाब के आदमी थे, और ख़ास तौर पर एरिस्टोक्रेसी जो ब्रिटिश थी उसका फॉलो करते थे वो। तो उन्होंने उसे, जब लॉर्ड वेबल ने उसे रिसीव किया तो उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि अब आपकी अहलिया की तबीयत कैसी है। तो लॉर्ड वेबल ने कहा ठीक है, और कहा कि क्या आप उनसे को अयादत करना उनकी पसंद करेंगे। तो कायद आज़म ने मना कर दिया कि नो, मैं यहाँ उनकी अयादत के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे मुज़ाकरात के लिए आया हूँ, जो काम के लिए आया हूँ वो काम करेंगे हम। स्ट्रेट। वाह। तो ये कितनी जुर्रत की बात थी कि उस वक्त जिस वक्त हिंदू रहनुमा जो थे वो जूते चाट रहे थे अंग्रेज़ों के, और वायसराय के सामने बात करने की किसी की जरूरत नहीं थी। वायसराय बुलाता था तो इनके यहाँ मीटिंग एक कॉल हो जाती थी कांग्रेस की कि किसको भेजा जाए जो बात कर सके। उस वक्त जिन्ना ने इस तरह का रवैया अख्तियार किया। तो बहरहाल वो एक बड़े आदमी थे, और वो बड़े आदमी थे इसी वजह से उनको, देखिए एक आदमी जो बर्रे सग़ीर के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा था और उनकी रहनुमाई कर रहा था, और वो उनकी ज़बान से वाकिफ़ नहीं था। हैं? अच्छी बात है, सही कह रहे हैं। अंग्रेज़ी बोलते थे, सूट पहन के रहता था, सब कुछ इस तरह के मामलात थे उसके बावजूद उसने मुसलमानों के दिलों में घर कर लिया था। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी दयानत और उसकी मकसद से वफ़ादारी जो थी, ये मुसलमानों की निगाह में थी कि ये होना चाहिए, और ये लोगों को वहाँ समझ भी आ रही थी, और तभी उन्होंने अपना लीडर चुना। जो जहानत थी, सियासी बसीरत जो थी, वो कमाल थी। कई मरहलों पर उन्होंने ऐसे फैसले किए कि मुसलमान ये सोच रहे थे और हिंदू भी सोच रहे थे कि इसका नुकसान पहुँचेगा, लेकिन उसके जब नताइज सामने आए तो पता चला कि नहीं, ये तो इन्होंने बहुत यानी जहानत के साथ ये फैसला किया। ये सारी चीज़ें। अच्छा, कांग्रेस से मुस्लिम लीग तक का जो सफ़र है उस पर भी थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालें। देखिए, कायद आज़म ने जिस वक्त अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया, उस वक्त हिंदुस्तान में जो एक जमात थी 1885 में कांग्रेस कायम हुई थी, और कायद आज़म ने 1906 में अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया, और उस वक्त तक मुस्लिम लीग नहीं थी। मुस्लिम लीग 1906 दिसंबर में कायम हुई है। अच्छा, जब इन्होंने किया तो उसके कुछ अर्से बाद? नहीं, जिस वक्त कायद आज़म कांग्रेस के इजलास में शरीक हो रहे थे पहली दफ़ा, तो ढाका में मुस्लिम लीग कायम हो रही थी। उसी वक्त बन रही थी, उसी दिसंबर में बन रही थी। ठीक है, समझ गया। दिसंबर 1906 में। ठीक है। तो कायद आज़म ने ये फैसला जो किया, तो उसकी वजह ये थी कि उस वक्त वाहिद एक मुस्तहकम जमात जो हिंदुस्तान में सियासी थी वो कांग्रेस नज़र आई। एक ऐसी जमात, और कायद आज़म के जहन में ये था कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलानी है, इनकी हुक्मरानी को ख़त्म मकसद था उनके, मकसद था, और उस मकसद के लिए वो देख रहे थे कांग्रेस काम आ जाएगी, क्योंकि उसके प्लेटफार्म पर उस वक्त हिंदू और मुसलमान सभी थे कांग्रेस के प्लेटफार्म। ठीक है। तो कायद आज़म ने इसलिए कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन उस कांग्रेस को ज्वाइन करने का ये नतीजा निकला कि कायद आज़म जो हिंदुओं की जहनियत थी ना,
सियासी जहनीत कह लें उसे, या उनकी मजहबी जहनीत कह लें, या उनकी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जहनीत थी वो कह लें, उसको कायद-ए-आज़म को समझने का बेहतरीन मौका मिला उस दौरान जिस दौरान वो कांग्रेस में थे। यही वजह है कि कायद-ए-आज़म ने 13 साल के बाद यानी 6 में कांग्रेस ज्वाइन की और 1919 में उन्होंने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली और 1913 में कांग्रेस के मेंबर होते हुए उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की रुकनियत इख्तियार कर ली थी। जब लंदन गए हुए थे वो एक वक्त में, तो वहाँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उन्हें ऑफ़र किया कि आप मुस्लिम लीग में आ जाएं, तो कायद-ए-आज़म ने उसी वक्त मुस्लिम लीग का फॉर्म साइन किया था और उस पर सेकंड जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किया, जो आर्काइव में वो फॉर्म रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा सही। तो ये सोचे ना कि एक आदमी प्लान उसका की मूव थी, पूरी की प्लानिंग थी, बिल्कुल। और उसके तहत वो 1916 में लखनऊ में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मुश्तरका इजलास था। ठीक है। उस इजलास की सदारत जिन्ना के सुपुर्द की गई। 1914 में जब साउथ अफ्रीका से गांधी इंडिया आए थे, और साउथ अफ्रीका में वो थे ना गांधी, तो वहाँ से जब इंडिया आए थे तो इंडिया में कांग्रेस ने जो उन्हें इस्तकबालिया दिया था बम्बई में 1914, ठीक है, तो उस इस्तकबालिया की सदारत जिन्ना से करवाई थी उन्होंने। अच्छा, तो कितनी अहमियत इख्तियार कर चुके थे उस वक्त तक। उस वक्त बिल्कुल ऐसे ही।